महत्वपूर्ण सवाल कराए गए और ये सवाल निश्चित ही आपके एग्जाम में आ जाता है। पीछे वाले कीजिए कि वर्गमूल 2 यह आपके पास प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या। तो दो तरह की संख्याएं होती हैं जो आपने अभी तक सामान्यतः पढ़ी हैं, नवे से और यहाँ विशेष फोकस जिस पर आया। एक परिमेय और एक अपरिमेय। परिमेय कौन सी होती थी? जिन्हें बटे में लिखा जा सकता है ना, जिसका अंश होता है और हर होता है और हर शून्य, ये भी एक कंडीशन थी। और इसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसका उल्टा मान के चलेंगे, इसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है। जब हम कोई भी काम सीधे सीधे तरीके से नहीं कर सकते, सीधे सीधे नहीं कर सकते कि भाई ये कुर्सी है, ठीक है, तो हम इसे कहेंगे ये मेज नहीं है और इस पर बैठा जाता है, तो तुम समझ जाओगे ये कुर्सी है। तो ऐसे ही वर्गमूल 2 को बेटा वर्गमूल 2 को अगर हम अपरिमेय सीधे सीधे सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो हम इसे ये मान लेते हैं कि ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है, और फिर हम ये सिद्ध कर दें कि ये परिमेय नहीं है। और दो ही तरह की संख्याएं हमने बताई आपको, ठीक है, और आप इसको परिमेय मान के चले थे और कुछ थोड़ी देर के बाद हमें पता लगा कि ये परिमेय नहीं है, तो फिर ये कौन है? इसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं सिद्ध करने के लिए, माना क्या माना कि वर्गमूल 2 कैसी संख्या है? परिमेय। जबकि हमें सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय। उल्टा मान के चले, माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या किस रूप में होती है? बटे में होती है। तो वर्गमूल 2 बराबर हो गया p बटे q, जहां पर q 0 और साथ साथ जैसे हम लिख रहे हैं 2 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया? यानी 2 बटे 4 में दोनों 2 के पहाड़े मारे थे, या हम लिखे 15 बटे, यहाँ पर लिख रहे थे हम 35, तो 5 दिया 15, 5 सत्ते 35। ये इसका सरलतम रूप कहलाता है। किसी भी भिन्न का क्या कहलाता है? इस तरह से अगर काट दें इसको, क्या कहलाता है? सरलतम रूप। अब सवाल ये उठता है कि जो p बटे q है ये सरलतम रूप है या नहीं? तो भाई जब हमने मान लिया तो ये भी मान लेते कि ये p और p बटे q कैसा रूप है? सरलतम। नहीं तो फिर इसमें काटना पड़ेगा, फिर इसे a बटे b लिखोगे जैसा किताब में दे रखा है। तो हम इसको ऐसा ना करके हम सीधे सीधे कर देते हैं। जहाँ p और q के बारे में बताओ क्या क्या है? जहाँ p व q क्या है? पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है? तथा p व q परस्पर कैसे हैं? परस्पर अभाज्य का मतलब होता है जिनके मध्य कोई भी कॉमन नहीं है। जैसे 2 और 4 है, ये परस्पर अभाज्य नहीं है, ये दोनों 2 के पहाड़े में रहे। 15 और 35 ये परस्पर अभाज्य नहीं है, लेकिन 3 और 7 परस्पर अभाज्य है, क्योंकि 3 और 7 किसी भी एक संख्या के पहाड़े में नहीं आते। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? एक एक स्टेप क्लियर करते हुए चलो। तो पहला तो ये हुआ कि हमें इसका अपरिमेय सिद्ध करना था, हमने इसका उल्टा मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं परिमेय संख्या तो बटे में होती है, एक अंश होता है और एक हर होता है। तो जब हमने इसे परिमेय माना है तो हमने कहा चलो ये p बटे q हो गया, जहाँ पे हर कभी भी 0 नहीं होता परिमेय संख्याओं में, तो हर 0 नहीं। फिर p और q के बारे में बताया कि p और q किस तरह की संख्याएं हैं? p और q किस तरह की संख्या है? पूर्णांक। कैसे पूर्णांक है? आपके p और q में आपस में क्या कोई कॉमन फैक्टर है? क्या किसी एक संख्या से इकट्ठे? ये भी हमने मान लिया कि ये परस्पर कैसी है? ये सब भाषा याद रखना, अगर नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि वर्गमूल 2 बराबर था p बटे q, कैंची गुणा तो जानते हो, नीचे की ऊपर गुणा, ऊपर की नीचे गुणा, तिरछी गुणा। तो आप इसे तिरछी गुणा करते जाइए, ये इधर भाग कर आएगा या क्या करेगा? गुणा करेगा। तो वर्गमूल 2 गुणा q बराबर
अगला स्टेप है दोनों ओर वर्क करने का, क्योंकि दोनों ओर कर रहे हैं ना कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों ओर वर्क करोगे तो वर्गमूल 2 क्यू का वर्ग बराबर पी का। ये ब्रैकेट में दोनों की गुणा है, जिनके बीच में कोई निशान नहीं, गुणा का निशान नहीं। तो वर्गमूल 2 का वर्ग होगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो वर्ग से वर्गमूल कटेगा, तो वर्ग से वर्गमूल कट के आ गया 2 क्यू की घात 2 बराबर पी की घात। अब ये बताओ कि जैसे हमने 15 लिखा है, 15 है 3 गुणा 5, तो जब 15 को 3 गुणा 5 लिखा है तो 15 3 से भी कट रहा है और 15 5 से भी कट रहा है। क्लियर? दूसरे शब्दों में कहूं कि 3 15 का गुणनखंड है, या 5 15 का गुणनखंड, या 3 से 15 विभाज्य है ना, या 15 3 से विभाज्य है। इन शब्दों का मैं प्रयोग कर सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया? अब मैं यहां देख रहा हूं 2 क्यू की घात 2 बराबर पी की घात, यानी पी की घात 2 बराबर है 2 गुणा क्यू की घात 2। इसका मतलब क्या हुआ कि पी की घात 2 2 से विभाज्य है। जब 15 को 3 गुणा 2 लिख सकते हो आप, 3 गुणा 5 लिखोगे तो 3 से भी 15 कटता है और 5 से भी 15 कटता है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 15 3 से विभाज्य है, 15 5 से विभाज्य। क्यों? किसी संख्या को अगर हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिख रहे हैं, गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे, तो वो प्रत्येक अभाज्य संख्या इस संख्या को विभाजित करेगी, या ये संख्या प्रत्येक गुणनखंड वाली संख्या से विभाज्य होगी। ये विभाज्य शब्द की उत्पत्ति ऐसे हुई है कि 15 3 से विभाज्य है, यानी 3 के पहाड़े में 15 आता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्योंकि यहाँ 2 क्यू की घात 2 यानी दोनों की गुणा हो गई, बराबर कितना पी की घात 2 लिखा है। इसका मतलब पी की घात 2 जो है वो 2 से क्या है, यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत होगी? एक प्रमेय है कि अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाज्य है तो वो संख्या भी उससे विभाजित होती है। ठीक है? कब? जब वो संख्या एक अभाज्य संख्या, तो p की घात 2 अगर 2 से विभाजित है तो p भी 2 से क्या होगा, विभाज्य। का मतलब आप 2 से p की घात 2 को जब भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। जैसे 3 से 15 को भाग कर रहे हैं तो शेषफल 0 आ रहा है। अब अगर 2 p की घात 2 को भाग कर रहा है, शेषफल 0 आएगा, तो 2 जब p को भाग करेगा तब भी शेषफल 0। ये एक प्रमेय जिसके बारे में डिटेल में हम नहीं है, आपको याद रखना है। कोई दिक्कत? अब p 2 से विभाज्य है, यानी अगर p के गुणनखंड करे जाएं तो उनमें एक गुणनखंड 2 होगा और दूसरा गुणनखंड क्या होगा, ये तो हम तब बता पाते जब हम p के बारे में कुछ जानते हैं। जब हम p के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो दूसरे गुणनखंड के बारे में भी कुछ नहीं जानते हैं, और सब कुछ मानने पे चल रहा है अभी तक। तो हम मान लेते हैं कि p बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणा m, यानी दूसरा जो गुणनखंड होगा वो m हो जाएगा। m क्या है? जहां m एक पूर्णांक है। एक तरह से ये मुश्किल भी है कि भाई p q m क्यों ले रहे हैं, और एक तरह से आसान भी है। खाली एबीसीडी तो कर रहे हैं, तो कुछ और थोड़ी कर रहे हैं, है ना। यहाँ p की घात 2 से विभाज्य, p 2 से विभाज्य, p 2 से विभाज्य, यानी p को अगर मैं गुणनखंड के रूप में लिखूंगा अभाज्य संख्याओं के, तो उसमें से एक गुणनखंड 2 जरूर होगा। दूसरा क्या होगा पता नहीं, दूसरा हमने मान लिया कि दूसरा m। अभी तक तो मान ही रहे हैं हम सारी चीजों को। अब यानी p बराबर कितना आ गया, 2m। ये समीकरण 1 मान लीजिए इसको, और यहाँ पर p बराबर 2m मान रख दीजिए। मान रखना आता है? कितने बच्चों को आता है मान रखना? चलो जिनको नहीं आता वो भी समझो। मान रखने का मतलब होता है जहां पर p बराबर 2m, यानी पूरे सवाल में p की जगह कहीं भी 2m लिख सकते हो, और लिखने का तरीका होगा जहां p है वहां ब्रैकेट लगा दो, और ब्रैकेट के अंदर उसका मान रख दो। जैसे चीनी लेने जाते हो, 40 रुपए दिया चीनी आ गई, 20 रुपए दिए गन्ने का 1 गिलास जूस आ गया, तो 1 गिलास जूस 20 रुपए का, और 20 रुपए 1 गिलास जूस के बराबर। ठीक है? तो 2 q की घात 2 बराबर था p की घात 2, p की जगह ब्रैकेट लगा दिया, और क्या कर रहे हैं हम,
समीकरण 1 में P बराबर 2m रख दे। क्या व्यवस्था बनेगी? P की जगह 2m लिख दोगे ब्रैकेट लगाकर 2m। अब 2 का वर्ग कितना हुआ? 4, m का वर्ग 2, q का वर्ग। अब q की घात 2 बराबर 4, m की घात 2/2, 2 दूनी 4। यहां से क्या पता लग रहा है? फिर ये वाली बात आ गई भाई, जब आप कह रहे हो p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, तो p स्क्वायर 2 से विभाज्य था। ऐसे हम देख रहे हैं q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि q स्क्वायर 2 से विभाज्य है। तो रिपीट हो रही है बात। और अगर विभाज्य है तो फिर क्या होगा? q भी विभाज्य होगा किससे? q 2 से विभाज्य होगा। कोई समस्या है तक? लेकिन हमने क्या माना था? P और Q परस्पर, और हम यहाँ देख रहे हैं कि P जो है वो 2 से विभाज्य है और Q जो है वो 2 से विभाज्य है। तो यहाँ से रिजल्ट निकल आया कि P तथा Q 2 से विभाज्य हैं। P और Q दोनों ही 2 से विभाज्य हैं। ये तो इस बात को गलत साबित कर रहा है कि P और Q परस्पर अभाज्य है, क्योंकि यही तो माना था हमने कि P और Q कैसे हैं? परस्पर अभाज्य। ठीक है, परंतु P तथा Q परस्पर कैसे थे? अभाज्य है। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ क्यों? ये व्याघात हुआ क्यों? व्याघात कहते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन क्या कहते हैं? व्याघात। इसका मतलब ये हुआ, ये व्याघात उत्पन्न होने का कारण हमारी परिकल्पना है। परिकल्पना क्या थी हमारी? परिकल्पना तो ये थी ना कि वर्गमूल तो क्या है? परिमेय संख्या। यही तो थी एक परिकल्पना। तो बात समझ आ रही है कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या थे। ये हम मान के चले, तभी तो हम एक व्याघात पे पहुंचे। ठीक है, तो ये व्याघात उत्पन्न इसलिए हुई कि हमारा इस व्याघात उत्पन्न होने का कारण क्या था? हमारी परिकल्पना। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। भाई हम व्याघात पे आए ही क्यों? गणित में तो हमेशा न्याय होता है। मान के चल रहे हैं परिमेय, और परिमेय मानने के बाद हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि P और Q को पहले तो मान के चल रहे थे कि अभाज्य है, लेकिन जब हमने इसको परिमेय संख्या मान के थोड़ा गणितीय कार्य किया, हम इस स्थिति में आ गए कि ये कैसी निकली? ये दोनों जो है 2 से विभाज्य निकले, यानी ये दोनों परस्पर विभाज्य 2 से विभाज्य हैं और विभाज्य हैं, लेकिन P और Q तो परस्पर अभाज्य थे। इसका मतलब ये व्याघात उत्पन्न होने का कारण क्या था? हमारी परिकल्पना। इसका मतलब हमारी परिकल्पना गलत है। अतः हमारी परिकल्पना, जब हमारी परिकल्पना गलत है तो इसका मतलब वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो जब ये तो माना था कि तुमने ये है परिमेय, और हमारी परिकल्पना गलत साबित हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? अतः वर्गमूल 2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ये आपको सिद्ध करना। अब इन सवालों में 2 की जगह 3 आ जाएगा, तो कार्यप्रणाली सेम चलेगी बिल्कुल। ये 3 आएगी, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3, तो P बराबर 3m मानो। 3m मानोगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। तो काटोगे 3 से तो ये 3 आएगा। फिर ये कहानी लिखोगे, फिर यहाँ 2 की जगह 3 से विभाजित है। अतः P और Q 3 से विभाज्य है, परंतु P और Q परस्पर अभाज्य है। ये व्याघात उत्पन्न होने के कारण हमारी परिकल्पना है। फिर कह दोगे कि वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या है। इसी को 5 लिख सकते हो, इसी को 11 लिख सकते हो।
लिख सकते हो या नहीं? यानी कोई भी अभाज्य संख्या वर्गमूल में अगर लिखी है तो आपको ये वाली प्रोसेस याद रख लेनी है और खाली 2 को बदलते चले जाना है। कितने सवाल सीख गए तुम? अनंत। ठीक है, बताइए।